हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिरसा मुंडा विद्रोह की, जो कि बीपीएससी जीएस 1 हिस्ट्री सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले सालों में इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं और संभावना है कि आगे के सालों में भी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संगठित और व्यापक स्तर पर होने वाला विद्रोह माना जाता है। इसे महान हलचल या उलगुलान भी कहा जाता है क्योंकि वो सर्वाधिक सशक्त और व्यापक विद्रोह था। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी तुलना समकालीन चीन में हुए बक्सर विद्रोह से भी की जाती है। इसका जो समय काल की अगर बात करें तो 1895 से लेकर 1900 के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था और ये विभिन्न चरणों में चलाया गया था। आगे हम चर्चा करेंगे इसके कारणों के बारे में, इसके विभिन्न चरणों के बारे में, इसकी तीव्रता, इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में और इनके प्रभावों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अन्य किसी भी विद्रोह की तरह बिरसा मुंडा विद्रोह के भी कई उत्तरदायी कारण थे, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण आदि प्रमुख थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारणों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य जनजातीय विद्रोहों में आर्थिक कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था विद्रोह के प्रारंभ होने में, उसी प्रकार बिरसा मुंडा विद्रोह में भी आर्थिक कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इसके अंतर्गत मुंडाओं की जो पारंपरिक खुट्टी कट्टी प्रणाली थी, जिसे सामूहिक जोत प्रणाली भी कहा जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया और व्यक्तिगत स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया, जिसका उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व का संग्रहण करना। इसके अतिरिक्त भू राजस्व की जो दर थी वो काफ़ी उच्च थी और लगान वसूलने की जो नीति थी ब्रिटिश की वो काफ़ी दमनकारी और शोषणकारी थी। कर चुकाने के लिए कई बार मुंडाओं को महाजनों या साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था और इससे वे ऋण जाल में फंस जाते थे और इसका परिणाम ये होता था कि उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था और उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न वन कानूनों द्वारा जो वन संसाधनों के संग्रहण का जो उनका पारंपरिक अधिकार था उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बेगारी प्रथा भी प्रारंभ कर दी गई, जिससे उनका शोषण और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब समग्र रूप से कहें तो जल जंगल ज़मीन का जो पारंपरिक अधिकार था जनजातियों का, उसका पूरी तरह से क्षरण कर दिया गया। धार्मिक कारण की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि जो भी जनजातीय समूह रहे हैं वो अपने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में काफ़ी संवेदनशील रहे हैं और किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को वो ईजिली स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे ही 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार की अनुमति मिली, वो विभिन्न जनजातीय समूहों को अपना टारगेट बनाने लगे, क्योंकि वो भोले भाले लोग थे, सीधे साधे लोग थे। उन्हें धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करना काफ़ी आसान माना उन्होंने और थोड़ी बहुत मदद के बदले उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। तो जो धर्म प्रचार की जो एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई जनजातीय क्षेत्रों में, उससे जो जनजातियों के पारंपरिक विश्वास थे मुंडाओं के, उससे चोट पहुंची और धर्मांतरण का जो प्रयास किया जाने लगा उससे उनके अंदर रोष उत्पन्न हुआ। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो सामूहिक स्वशासन आधारित व्यवस्था मुंडाओं की होती थी, जिसे समाप्त कर दिया गया। जमींदारों की पुलिस संबंधी अधिकारों का गलत प्रयोग होने लगा और मुंडाओं के शोषण के लिए उनका प्रयोग होने लगा। मुंडाओं का जो आंतरिक सामूहिकरण से मुंडाओं का इस शोषण के विरुद्ध मुंडाओं का जो आंतरिक शुद्धिकरण और तथा जन जागरूकता थी, उससे एकता बढ़ी। ये भी आंदोलन का एक कारण था। इस आंदोलन के प्रारंभ की और विस्तार की अगर हम बात करें तो विभिन्न चरणों में ये आंदोलन फैला हुआ था। प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो 1890 से 94 का जो समय काल था उसे इस आंदोलन का प्रारंभिक चरण माना जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई और मुंडाओं के अंदर जो कुरीतियाँ थी, जो सामाजिक अशुद्धियाँ थी, उसे दूर करने का प्रारंभ किया गया। मतलब समग्र रूप से आंतरिक शुद्धिकरण पर अधिक बल दिया गया, वैसा ही जैसे गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय समाज सुधार पर बल दिया था और रचनात्मक कार्यक्रम लाए थे, उसी प्रकार
कुछ उसी प्रकार बिरसा मुंडा में ने भी मुंडाओं के अंदर आंतरिक शुद्धिकरण के लिए कुछ प्रयास किए, जिसके अंतर्गत कुछ मुद्दों को शामिल किया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आत्म सुधार और नैतिक सुधार जैसे विभिन्न पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। आचरण की शुद्धता पर उन्होंने बल दिया, मद्यपान एवं पशु बलि पर रोक लगा दी गई और विभिन्न ईश्वर को मानने की बजाय एक ईश्वरवाद पर बल दिया गया, मतलब सिंह बोगा की पूजा प्रारंभ की गई। इसे बिरसैत पथ भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने धार्मिक नेतृत्व ग्रहण किया ताकि जनजातीय समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ सके और एकता स्थापित हो सके, आंदोलन के लिए संगठन बनाने में आसानी हो सके। उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने हेतु अपने आप को धरती के आबा या अर्थात ब्रह्मांड के पिता की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सिंह बोगा देवता का दूत बताया और उन्होंने कहा कि मुंडा समुदाय को बाहरी शोषण तत्वों से मुक्ति दिलाने के लिए ही सिंह बोगा ने उन्हें मुंडाओं के बीच भेजा है। इससे जो जनजातीय क्षेत्र लोग थे, जो मुंडा समूह थे, वे बिरसा के प्रति उनमें आस्था और विश्वास उत्पन्न हुआ, जिससे कालांतर में आंदोलन को संगठित एवं सशक्त बनाने में काफ़ी मदद मिली। द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो 1895 से 97 का जो चरण था उसे द्वितीय चरण माना जा सकता है आंदोलन का। ये संगठन की दृष्टि से काफ़ी उल्लेखनीय चरण था, जिसमें बिरसा ने लगभग 6000 मुंडाओं को संगठित कर एक दल बनाया, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों तथा दीकुओं को मुंडा क्षेत्रों से बाहर निकालना और आबुआ अर्थात मुंडा राज्य की स्थापना करना। लगान नहीं देने की अपील भी की गई। ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें लगान नहीं देने की अपील की गई और ऐसी ही कुछ अपील असहयोग आंदोलन के द्वारा अंतर्गत गांधी जी ने भी की थी। तो हम देख सकते हैं कि बिरसा कितनी दीर्घकालीन सोच रखते थे। तो इस प्रकार की सरकार विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर उन्हें मुक्त भी कर दिया गया। तृतीय चरण की अगर हम बात करें तो ये सबसे तीव्र और सर्वाधिक सक्रियता का चरण था। 1897 से 1900 के बीच का यह चरण था, जिसमें आंदोलन की तीव्रता बढ़ी और आंदोलन का वास्तविक स्वरूप विकसित हुआ। 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान कर दिया। इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हिंसक प्रकृति की थी का आंदोलन था, जिसमें जितने भी शोषणकारी तत्वों से संबंधित स्थल थे, जैसे पुलिस स्टेशन, महाजन, साहूकार, ईसाई मिशनरी आदि पर हमला किया गया। और उन्होंने आंदोलन के समय एक गीत गाया करते थे मुंडा समूह, जो कि था कटोंग बाबा कटोंग, साहिब कटोंग, रानी कटोंग, अर्थात बाबा काटो, अंग्रेजों को काटो, अन्य पहाड़ी दीकुओं को काटो। इस आंदोलन के विस्तार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं भारत के संदर्भ में ये क्षेत्र, और उसे और थोड़ा विस्तृत रूप दें तो तत्कालिक बिहार, जिसमें झारखंड भी शामिल था, इसमें रांची, खूंटी, गुमला आदि क्षेत्र शामिल थे। ये आंदोलन उन क्षेत्रों में इतना व्यापक था कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णतः ठप हो गई और इसके कारण वहाँ पे दमन की प्रक्रिया भी तेज हो गई। डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में विद्रोह का निर्मम दमन कर दिया गया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हजारों मुंडाओं को या तो मार दिया गया अथवा गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए और 30 जून 1900 को ही जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। अब बात करते हैं इस आंदोलन के प्रभाव की। तो बिरसा मुंडा विद्रोह अन्य सभी जनजातीय विद्रोहों की तुलना में अधिक प्रभावशाली, अधिक सशक्त और अधिक संगठित था। तो इसके प्रभावों की अगर हम बात करें तो 1903 में खूंटी प्रणाली पुनः बहाल कर दी गई। 1905 में प्रशासनिक सुगमता हेतु गुमला को नया अनुमंडल घोषित कर दिया गया और भूमि सुधारों तथा आदिवासियों को भूमि को सुरक्षित रखने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। इसकी तुलनात्मक विवेचना अगर की जाए तो अन्य जनजातीय जहाँ पे महज लगान विरोधी एवं जमीन से बेदखली के विरुद्ध
आंदोलन किए गए थे। वहीं मुंडा आंदोलन अंग्रेजों तथा दिगुओं के शोषण की समाप्ति के साथ साथ मुंडाओं के आंतरिक शुद्धता पर भी केंद्रित था। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अन्य जनजातीय विद्रोह जहाँ जनजातीय समस्याओं के तत्कालिक समाधान पर केंद्रित थे, वहीं मुंडा विद्रोह जो था वो समस्याओं के स्थायी समाधान पर केंद्रित था। अर्थात वो सिर्फ स्थानीय शोषण से मुक्ति नहीं चाहता था, बल्कि ब्रिटिश राज की समाप्ति पर भी बल दे रहा था। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो मुंडाओं की सामाजिक समस्याओं जैसे अशिक्षा, शराबखोरी, बलि प्रथा, बहुदेववाद आदि की समाप्ति का प्रयास भी किया गया। न सिर्फ ब्रिटिश शोषण से मुक्ति बल्कि आंतरिक कुरीतियों से भी मुक्ति का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत मुंडा समाज के आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया। जनजातीय समाज में संगठन एवं एकता का महत्व बढ़ा इसके कारण, और मुंडाओं के प्रति शासन की संवेदनशील रवैया भी बढ़ने लगा। इसी कारण 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती है। इसके दीर्घकालीन परिणाम की अगर हम बात करें तो ये न सिर्फ जनजातीय आंदोलनों के लिए बल्कि भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए भी विभिन्न स्तरों जैसे कि उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन आदि के स्तर पर प्रेरणा का स्रोत बना। अगर कंक्लूजन की बात करें तो यह आंदोलन न सिर्फ जनजातीय आंदोलनों के लिए बल्कि राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए भी प्रेरक था, और इसी वजह से वर्तमान सरकार द्वारा बिरसा जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है, जो कि इस आंदोलन के राष्ट्रीय महत्व का सूचक है। तो ये हुई बिरसा मुंडा आंदोलन के सभी पक्षों के संबंध में हमने डिस्कस कर लिया, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।